डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास फॉर्मूला है तो आप उससे उसका नाम यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नाम कैसे लिखेंगे, तो वो सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। आज हम देखेंगे कि हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे अगर हमारे पास उसका IUPAC नाम दिया हुआ हो किसी कॉम्प्लेक्स का। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि आपके पास जो भी नाम दिया हुआ है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल एंड द लीगेंड। सबसे पहले हम उसमें ये ढूंढेंगे कि हमारा सेंट्रल मेटल कौन सा है और उसमें लीगेंड्स क्या क्या हैं, तो वो उसके नाम से हमें पता भी चल जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आप देखेंगे भी। फिर हमें क्या करना है, जब हमें एक बार सेंट्रल मेटल और लीगेंड्स पता चल जाए तो हमें उन्हें इस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। और क्या ऑर्डर है वो? सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल एटम, उसके बाद लीगेंड्स, और लीगेंड्स कौन से? सबसे पहले एनाइनिक, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल, और फिर कैटाइनिक। हालांकि कैटाइनिक लीगेंड्स वाला जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्सेस बहुत कम होते हैं, रेयरली वो हमें मिलते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो मेन हमारा फोकस रहेगा एनाइनिक और न्यूट्रल लीगेंड्स पर। तो हमें जो जिस ऑर्डर में वहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले मेटल एटम, उसके बाद एनाइनिक लीगेंड्स और उसके बाद न्यूट्रल लीगेंड्स। आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ये जो पूरा पोर्शन है मेटल एटम, एनाइनिक लीगेंड्स और न्यूट्रल लीगेंड्स का, तो ये दिस विल बी द कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ठीक है। यानी इसको हमें क्या करना है, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर रहेगा, इनक्लोज इन इट अ स्क्वायर ब्रैकेट। हमें क्या करना है, ये सब नाम लिखे हमने, इस क्रम बनाया ये, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फेयर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर में मेटल एटम होता है और लीगेंड्स होते हैं। बस लीगेंड्स का क्रम आपको याद रखना है, पहले एनाइनिक लीगेंड्स लिखने हैं, उसके बाद न्यूट्रल लिखने हैं। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा हमें? दूसरा काम हमारा होगा कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला यहाँ पर है। ये बात तो मैंने आपको पहले भी समझाई है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज पर हम चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या करना होगा, वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ये तो ऑलरेडी नाम में दी हुई होगी उसके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की, और पॉजिटिव लिखेंगे उसको हमेशा। ये ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्सेस में जो भी सेंट्रल मेटल एटम हम यूज़ करते हैं वो हमेशा प्लस स्टेट में, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनकी। फिर उसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? टोटल चार्ज ऑन द लीगेंड्स अटैच, जितने भी उससे लीगेंड्स अटैच्ड हैं उनका चार्ज क्या है, वो सारे चार्ज जो है हम वहाँ पर प्लस कर देंगे, और चार्ज से पहले उन लीगेंड्स का नंबर भी हम लिखेंगे, ठीक है। ये अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आप देख भी पाएंगे। तो बस आपने सबसे पहला काम करना है, सेंट्रल मेटल को ढूंढना है, लीगेंड्स को ढूंढना है, फिर उनका नाम लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, पहले मेटल एटम का नाम, फिर एनाइनिक लीगेंड्स, फिर न्यूट्रल लीगेंड्स। उसके बाद उस कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर, यानी कि उस स्क्वायर ब्रैकेट पर कितना चार्ज है, तो चार्ज के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल प्लस टोटल चार्ज ऑन द लीगेंड्स अटैच्ड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक बार जब हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे तो चार्ज या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा या जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपका चार्ज आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से हमें क्या चीज मालूम पड़ेगी कि यानी कि वो कैटाइनिक स्फेयर पर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए ये आपने स्पीशीज बनाई और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। इससे हमें क्या चीज मालूम पड़ी इस चार्ज से, कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है यानी कि ये हमारा कैटायन पोर्शन हो गया। तो जाहिर सी बात है इसके साथ कोई ना कोई एनायन जरूर जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है, और एनायन जो होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। कैटायन वाला पोर्शन हम हमेशा पहले लिखते हैं, और क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेशन स्फेयर को पहले लिखना है और बाद में कहीं ना कहीं उसका आयनिक स्फेयर हमें ढूंढना पड़ेगा। इससे हमें ये बात मालूम पड़ेगी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स मैं आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन स्फेयर लिखा होता है और बाद में कोई उसके आयनिक स्फेयर लिखा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अगर चार्ज हमारा आया नेगेटिव तो क्या मालूम पड़ेगा? चार्ज अगर नेगेटिव है, सपोज देखिए, तो चार्ज नेगेटिव अगर हुआ तो इस तरह से होगा, ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कोई ना कोई आयनिक स्फेयर होगा जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज होगा कि जो हम सोच लेते हैं कि वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होगी, ठीक है। यानी कि आयनिक स्फेयर शुरू में हुआ और एनायनिक स्फेयर जो है वो, या एनायन जो है वो हमारा बाद में हुआ। यानी कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर अगर नेगेटिव चार्ज है, इससे हमें ये मालूम पड़ा कि हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है। और अगर एनायनिक
कॉम्प्लेक्स है तो कहीं ना कहीं उसमें कैटायन जरूर होंगे आयनिक स्फीयर में, ठीक है। बस हमें ये चीज देखनी है, या तो पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बाद में लिखना है, कहीं ना कहीं आयनिक स्फीयर के नेगेटिव आयन भी वहां पर दिए हुए होंगे जो हमें ढूंढने होंगे उस नाम में, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर आया नेगेटिव चार्ज तो कहीं ना कहीं आयनिक स्फीयर में कैटायंस भी होंगे। और इसके अलावा ये भी आ सकता है कि चार्ज आपका जीरो आए। अगर चार्ज आया जीरो, इसका मतलब वो एक न्यूट्रल स्पीशीज है, यानी कि सिर्फ उसमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही बना हुआ होगा, ना उसमें आगे कुछ लिखा होगा ना उसमें पीछे कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो बस ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, उसके बेसिस पर आप इसका नाम मतलब फॉर्मूला जो है बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शुरू कर रहे हैं, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट और ब्रैकेट में लिखा है सेकंड। अच्छा, अब एक चीज और मैं यहां बता दूं, यहां लिखा है साइनो। साइनो का मतलब है, साइनो का मतलब हुआ ये CN, ठीक है, और नेगेटिव। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपको CN, यहां पर हम क्या करते हैं, साइनाइड है इसका नाम एक्चुअल में, और जब हम इसे लिगेंड की तरह लिखेंगे तो हम साइनिडो लिखेंगे, ठीक। लेकिन ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि IUPAC का जो पुराना कन्वेंशन था उसके अकॉर्डिंग साइनिडो ना लिखकर इसको हम साइनो लिखा करते थे। तो हो सकता है कि आपके पास जो नाम एग्जाम में लिखा है वो पुराने कन्वेंशन के हिसाब से आ जाए, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साइनो और साइनिडो है तो एक ही मतलब है उसका, कि उसका मतलब है CN, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि हो सकता है एग्जाम में आपको पुराने कन्वेंशन के हिसाब से भी नाम देखने को मिले, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सा लिगेंड हो सकता है, ठीक। अब ये नाम तो हमारे पास आ गया। नाम जैसे ही हमारे पास आया, सबसे पहला काम है हमें इसमें मेटल आयन को फाइंड करना है। कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। मेटल आयन को फाइंड करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसके आगे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी होती है, तो जहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी होगी उससे ठीक पहले का वर्ड आपको देख लेना है। तो ठीक पहले क्या है, ये फेरेट, ठीक। फेरेट क्या हो, फेरम, फेरम से लिया हुआ है यानी कि आयरन, ठीक है। तो इसका मतलब हमें मालूम पड़ा कि मेटल आयन यहाँ पर Fe है। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है ना ये, तो इसको हमें +2 लिखना है क्योंकि मेटल आयन की ऑक्सीजन स्टेट हमें हमेशा पॉजिटिव में लेनी है। उसके बाद क्या, इसी फेरेट से पहले लिखे हुए होते हैं लीगेंड्स के नाम। तो ये साइनो लिखा हुआ है तो हमें मालूम तो पड़ गया कि CN है, लेकिन कितने लीगेंड है, तो साइनो से ठीक पहले उसका नंबर भी लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पर हेक्सा लिखा हुआ है, हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 CN लीगेंड्स है, ठीक। तो अब ये क्या चीज हुई, ये सब कुछ चीजें हमें मालूम पड़ी, इससे हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में मालूम पड़ा। तो हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन यानी मेटल एटम का नाम लिखेंगे, और फिर हम, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टाइप के लीगेंड्स है, एनाइनिक लीगेंड्स, तो हमने CN लिखा, और क्योंकि ये 6 है तो होल 6 बना दिया इसका, स्क्वायर ब्रैकेट को कर दिया बंद। तो इतना पोर्शन हमें जो है वहाँ यहाँ मालूम पड़ गया है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, अब हमें क्या करना है, इस पर चार्ज कैलकुलेट करना है। किस पर, इस कॉम्प्लेक्स स्पीशीज पर। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट आया इसको हम कॉम्प्लेक्स स्पीशीज ही तो बोलते हैं, तो इस पर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई हैं बस उन पर कितना चार्ज है, उसके चार्ज को हमें इक्वल, मतलब उसका चार्ज को कैलकुलेट करके बस जो भी आंसर आपका आएगा वो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज हो जाएगा। यानी कि Fe है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे, इसकी ऑक्सीजन स्टेट हमने देख ही ली, +2 है, ठीक। फिर पॉजिटिव साइन लगाएंगे, कितने लीगेंड्स हैं, 6 लीगेंड्स हैं, तो हमने 6 लिखा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे CN के चार्ज से, तो CN पर होता है -1, मतलब -1 चार्ज हुआ। ये इस पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा -4 आ गया। माइनस में आया है, इसका मतलब ये एक एनाइनिक स्फीयर है, यानी ये वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर को बाद में लिखना है। इसका मतलब आयनिक स्फीयर में कैटायन भी कहीं ना कहीं दिए हुए हैं जो कि हमें नाम में दिखाई भी दे रहे हैं, ठीक। तो हमने इस चार्ज को इस तरह से बना लिया बस। हालांकि ये चार्ज हमें बना के दिखाना नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया कि इस FeCN6 पर ये 4- चार्ज है। अब इससे ये मालूम पड़ा कि आयनिक स्फीयर में यहाँ पर क्या है, कंटेन्स पोटेशियम आयंस। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इससे ठीक पहले हेक्सासाइनोफेरेट से ठीक पहले पोटेशियम लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी हम नाम लिखते हैं कैटायन और एनायन के बीच में एक गैप होता है, तो यहाँ पर दिख भी रहा है पोटेशियम और हेक्सासाइनोफेरेट के बीच में यहाँ पर आपको ये गैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक। लेकिन कई बार एग्जाम में जब आपको पेपर मिलेगा तो कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो सब कुछ मिला के दे दें आपको नाम,
कि पोटेशियम के बाद और हेक्सा के बीच में कोई गैप ही ना दें, इकट्ठा लिख दें, तो आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि स्टार्टिंग में अब आपने देखिए हेक्सासाइनोफेरेट तो लिख ही लिया, यहाँ से हमें हेक्सासाइनोफेरेट से हमें एक चीज़ और नेगेटिव चार्ज से हमें ये तो मालूम पड़ेगा कि ये एनाइनिक स्पीशीज है, यानी इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम बाद में लिखेंगे, तो उससे पहले जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब वो कैटायन पोर्शन है। एक तो हमें ऐसे मालूम पड़ा ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा हमें इससे भी मालूम पड़ा कि इसमें 8 लगा हुआ है। मेटल आयन के लैटिन नेम में जब 8 लगा हुआ होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एनाइनिक पोर्शन होता है या वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यहाँ से भी हमें मालूम पड़ा कि हमें इसमें कैटायन जो है वो स्टार्टिंग में कहीं लिखा हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में पोटेशियम लिखा हुआ है, तो हमें ये तो मालूम पड़ गया कि पोटेशियम आयंस है। अब हमें कितने पोटेशियम आयंस हैं वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, इसीलिए हमने इसका यहाँ पर चार्ज कैलकुलेट किया था, यही लिखने के लिए कि आगे अगर हम के लिख देंगे इसके, देखिए अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, यहाँ पे लिखा, ये लिखा के और यहाँ लिखा मैंने Fe और ये लिखा Cn और ब्रैकेट बंद और ये लिखा 6, ठीक। तो ये चार्ज जो है बैलेंस नहीं हुआ अपने आप में, क्योंकि FeCN6 पर हमारा 4 माइनस चार्ज आ रहा है। अब हमें इस चार्ज को बैलेंस करना है, क्योंकि ओवरऑल हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कहीं कोई चार्ज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और इसमें आयनिक स्फीयर भी दे रखा है, तो आयनिक स्फीयर का और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज जो है वो इक्वल होगा, बस साइन उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और क्योंकि अगर हमने एक के ले रखा है तो इसका मतलब हम एक ही पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। तो अब आप देखिए, हमने यहाँ, मैं यहाँ नीचे बना के दिखाती हूँ आपको कि अगर मैं एक पॉजिटिव बना दूं जो पोटेशियम के लिए लिखा है और 4 नेगेटिव बना दूं 1 2 3 4, तो क्या ये चार्ज बैलेंस है? इस पॉजिटिव से एक नेगेटिव कट जाएगा, ठीक है, लेकिन बचेंगे अभी 3 नेगेटिव आयंस और बचेंगे। तो 3 नेगेटिव को अगर हमें बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पर 3 पॉजिटिव जरूर लगाने पड़ेंगे, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा, मतलब चार्ज ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स। चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज करना होता है। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ देखूँ तो कितने पॉजिटिव चार्ज अब हमें दिखाई दे रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, कुल मिलाकर 4 पॉजिटिव आयंस हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। और 4 पॉजिटिव आयन का मतलब है मुझे इस K के साथ 4 जरूर लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका नाम, जब हमने आफ्टर बैलेंसिंग लिखा हुआ है, आफ्टर बैलेंसिंग द चार्ज द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी क्या हो जाएगा, K4FeCN6, ठीक है। तो इस तरह से आपको चार्ज जरूर बैलेंस करना है, चाहे वो कैटायन का चार्ज बैलेंस करने को आए चाहे वो एनायन का। और तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप सीधा सीधा यहाँ पर एक जितना आपको चार्ज दिखाई दे, क्योंकि एक के हमें मालूम पड़ गया है तो हमने उसका पॉजिटिव साइन बना लिया, 4 नेगेटिव मालूम पड़ गए हैं तो हमने 4 नेगेटिव बना दिए, लेकिन यहाँ पर भी हमें 4 ही पॉजिटिव चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कुल मिलाकर 4 पॉजिटिव बनाए। और यहाँ से हमें मालूम पड़ गया के जो है हमें 4 लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉजिटिव आ रहा है, तो K4FeCN6 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल पाते हैं कि हमारे पास अगर नाम लिखा है तो हम उसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या नाम दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो हमें नाम दिया हुआ है, एक मिनट, ये है डाईक्लोरो डाईएमीन प्लैटिनम और सेकंड। तो जैसे ही प्लैटिनम आया आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये मेटल एटम है। सेकंड, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से ठीक पहले प्लैटिनम लिखा हुआ है तो ये हमें मालूम पड़ गया प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है इसकी, तो हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दी +2। प्लैटिनम से पहले क्या लिखा हुआ है, डाईएमीन, डाई मतलब 2, तो हमने 2 लिखा, और एमीन है, इसका मतलब एमीन किसका नाम होता है, NH3 का। और डाईएमीन से पहले क्या लिखा है, डाई क्लोरो, देख रहे हैं आप, क्लोरो लिखा है, अब हम क्लोराइडो लिखते हैं, तो ये पुराने कन्वेंशन के हिसाब से नाम है डाई क्लोरो। ये सब मैंने वो नाम लिए हैं जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं लास्ट ईयर पेपर्स में, ठीक है। तो क्लोरो पहले बोलते थे, अब हम इसको क्लोराइडो बोलते हैं। तो अगर क्लोरो भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 2 Cl आयन है, 2 है क्योंकि डाई लिखा हुआ है तो 2 Cl आयन, ठीक। अब हमारा क्या काम होगा, जैसे ही हमें ये सब चीजें मालूम पड़ती हैं, इसको हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखना है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वही स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे आप। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे यानी प्लैटिनम। उसके बाद अब हमारे पास 2 टाइप के लीगेंड है, NH3 हमारा न्यूट्रल लीगेंड होता है और Cl हमारा जो है वो एनाइनिक लीगेंड है। तो Cl एनाइनिक लीगेंड है, इसलिए हम Cl को पहले लिखेंगे। और कितने Cl लिखने हैं, क्योंकि 2 Cl हैं तो इसलिए Cl का होल 2 कर देंगे, ठीक है। आप सिंपल Cl2 भी लिख सकते हैं।
और इसको ब्रैकेट के अंदर बाहर 2 भी लिख सकते हैं। फिर 2 एमीन्स है, तो आपने NH3 बनाए और इसका होल 2 बना दिया। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ा 2 क्लोरो हैं और 2 ही एमीन हैं। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है, जब हमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मालूम पड़ेगा तो फिर से हम इसका चार्ज निकालेंगे। और चार्ज निकालने का यही तरीका है, जो भी चीज़ें हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दिखाई दे रही हैं तो लिगेंड्स का चार्ज और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सबको हमें प्लस करना है, और जो भी आपका आंसर आएगा बस वही उस पर चार्ज हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लैटिनम लिखा हुआ है, तो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हमें देखने पता चल गई। फिर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे, उसके बाद Cl कितने हैं, 2 हैं, तो हमने 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Cl के चार्ज से। Cl पर कितना चार्ज होता है, -1 यानी -1, फिर प्लस करेंगे। प्लस के बाद हमने कितने और लीगेंड हैं, NH3 के 2 हैं, तो हमने 2 लिखा, मल्टीप्लाई बाय जितना भी लीगेंड पर चार्ज है। NH3 हमारा न्यूट्रल लीगेंड है तो 0 आ गया। अब इस पूरे को सॉल्व अगर आप करेंगे, देखिए ये पूरा तो 0 हो गया आपका, ठीक है। 2 × -1 -2 हो जाएगा, ये -2 और ये +2, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। तो जब चार्ज 0 आया, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स आयन पर कहीं कोई चार्ज नहीं है, कहीं कोई आयनिक स्फीयर दिया हुआ ही नहीं है। क्यों? और वो देखने से भी लग रहा है, हमने तो सारा नाम लिख लिया भाई, डाइक्लोरो डाइअमीन प्लैटिनम ही तो लिखा था, वही हमने डाइक्लोरो डाइअमीन और प्लैटिनम यहाँ लिख चुके हैं, तो इसका मतलब कहीं कोई चार्ज नहीं है। और जब कहीं कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल स्पीशीज है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो यही वाला फॉर्मूला होगा। इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला हुआ वो यही फॉर्मूला हमें वहां पर लिख देना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा हेक्सा एक्वो। अब देखिए एक्वो लिखा हुआ है, पुराने कन्वेंशन में एक्वा यानी वाटर को हम एक्वो बोलते थे, तो वो एक्वो लिखा हुआ है इस वजह, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाटर है, ठीक। वेनेडियम, फिर लिखा है थर्ड, और फिर लिखा है क्लोराइड। देखो एक चीज होती है कि नाम से भी हमें मालूम पड़ रहा है कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा। अब इसमें हेक्सा एक्वो वेनेडियम वाला पार्ट शुरू में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर निकल के आएगा, इसमें जो चार्ज निकल के आएगा वो पॉजिटिव निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में आपको एक आयन का नाम लिखा दिखाई दे रहा है, तो बाद में अगर आयन का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एनाइनिक पोर्शन हुआ ये वाला, और ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले का आपका कैटाइनिक पोर्शन हो गया, तो इसका मतलब ये एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स निकल के आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है उससे ठीक पहले वाला हमारा मेटल होता है। तो वेनेडियम लिखा हुआ है, तो हमने वेनेडियम के लिए सिंबल V होता है। इसमें थर्ड कोऑर्डिनेशन मतलब 3 बना रखे हैं रोमन नंबर में, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 हो जाएगी। वेनेडियम से ठीक पहले हेक्सा एक्वो लिखा हुआ है, एक्वो मीन्स वाटर और हेक्सा मीन्स 6, तो इसका मतलब 6 वाटर के लीगेंड्स है। अब हमें क्या करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लिया, सबसे पहले V लिखेंगे क्योंकि हमें मेटल एटम का नाम पहले लिखना है, फिर हम H2O लिखेंगे, लेकिन कितने H2O, क्योंकि 6 हैं तो इसको ब्रैकेट के बाहर हम 6 लिख देंगे, तो होल 6 हो जाएगा ये। अब इस पर हमें चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकालेंगे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थी, फिर प्लस का साइन लगाया, कितने लीगेंड्स हैं, वाटर, तो 6 लीगेंड्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 0। 0 क्यों? क्योंकि वाटर जो है हमारा वो न्यूट्रल लीगेंड है, उस पर चार्ज जो होगा वो 0 होगा, ठीक। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा +3। प्लस में आंसर आया है, इससे भी हमें मालूम पड़ा कि ये जो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा हमें इस नाम से ही मालूम पड़ जाता है, सिर्फ इतना नाम देख लेंगे ना, इसी से मालूम, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद भी एक आयन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब कुछ आयन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारा आयनिक स्फीयर है, इससे पहले वाला हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब जैसे ही हमें +3 मालूम पड़ा, तो हमने इसके आयनिक स्फीयर में देखा, आयनिक स्फीयर में क्लोराइड लिखा हुआ है, तो Cl है, और Cl पर खाली एक माइनस होता है। तो अब देखिए फिर से हम कैसे बैलेंस करेंगे। शुरू में हमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पर क्योंकि हमें +3 चार्ज लिखा हुआ है, तो हम फिर से वही +3 बना लेंगे और स्टार्टिंग में बनाएंगे, ठीक है। ये +3 बना लिए, हमें क्लोराइड है, तो हमें तो एक ही क्लोराइड दिख रहा है, क्योंकि बाहर वाले मैंने आपको कल भी बताया था कि बाहर अगर Cl 2 या 3 या 4 भी होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो उसके लिए हम सिंगल ही क्लोराइड लिखेंगे, कभी मोनो डाई ट्राई ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। तो एक Cl है तो एक Cl पे है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर तो हमारे 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल हमें कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल दिखाना है, तो हम 2 चार्ज और बना लेंगे। तो हमने कितने चार्ज बनाए, बस उतने ही Cl आयन हमें यहाँ पर जोड़ देने हैं। तो यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज हमें बनाने पड़े, इसलिए हमें 3 Cl यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे, तभी जो है बैलेंस होके आएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप देखें पूरे
कॉम्प्लेक्स का नाम हो जाएगा इस तरीके से जो हमने यहाँ नीचे लिख दिया है। VH2O6 तो हमें पहले मालूम पड़ गया था और Cl3 हमने अभी लिख दिया, ठीक। और अब आप देखेंगे कि बैलेंस भी अगर आप इसको करके देखें तो बैलेंस के लिए देखिए एक Cl पर एक नेगेटिव चार्ज है तो 3 Cl पर 3 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि आयनिक स्फीयर पर हमारा 3 नेगेटिव चार्ज गया। जब इस पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर होगा, लेकिन साइन उल्टा हो जाएगा। तो जब इस पर -3 है तो इस पर जाहिर सी बात है +3। तो आप बाद में भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका आंसर जो है, आपने जितने Cl लगाए हैं वो सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, तो एक बार फिर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने जितने भी चार्ज आए हैं उसको बस बना के देख लो, फिर कितने नेगेटिव चार्ज आपको जो एनायन दिखे उस पर कितना चार्ज है, बस उसको वहां बना के देख लिया, ठीक है। जब आप उसको वहां बना के देख लेंगे तो उसी हिसाब से आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो 3 पॉजिटिव निकल के आए थे, तो हमारे पास क्लोराइड क्योंकि एक ही था तो हमने बस एक नेगेटिव बनाया, लेकिन क्योंकि 3 पॉजिटिव है तो हमें 3 नेगेटिव चाहिए, तो हमने ये 3 नेगेटिव बना दिए। तो इसी से हमें मालूम पड़ गया 3 नेगेटिव से कि Cl जो है वो 3 है, तो यहाँ पर Cl3 कर दिया है। तो इस तरह से हम जो है नाम से फॉर्मूला बना के देख सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था और मैंने लिया इसलिए क्योंकि एक आध बार ये एग्जाम में आया। जनरली क्या होता है, फॉर्मूला दिया होता है उससे आपको नाम बनाने को आता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नाम दिया हुआ हो और फॉर्मूला बनाने को आए, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है आपको। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने लिया ये। बाकी हम जो रह गया अभी इसमें आइसोमेरिज्म रहता है कोऑर्डिनेशन में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।